प्रिय विद्यार्थियों, काव्य लक्षण पे चर्चा कर रहे थे हम। और कल की कक्षा में हमने छोड़ा था कि समन्वयवादी आचार्य मम्मट ने जो काव्य लक्षण दिया वो था तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापी। और मम्मट के इस काव्य लक्षण की जो आलोचना साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने की, यहाँ से हम चर्चा करेंगे आज कि आचार्य विश्वनाथ ने जो आलोचना की इसकी वो मुख्य रूप से अदोषो पद को लेकर की। अदोषो पद को लेकर उनका कहना है कि दोष का संबंध काव्य के स्वरूप से न होकर उसके उत्कर्ष या अपकर्ष से है। विश्वनाथ कहते हैं कि दोष और अदोष इसका काव्य के स्वरूप से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध होता है काव्य के उत्कर्ष से या अपकर्ष से। वो कहते हैं कि अगर दोष रहित है तो काव्य उत्कर्ष होगा और दोष सहित है तो अपकर्ष होगा। काव्य में दोष है तो वह काव्य तो रहेगा ही, चाहे निकृष्ट कोटि का क्यों ना हो। अभी जो सदोषो पद को ले मतलब ये जो आचार्य मम्मट ने कहा कि भाई दोष रहित रचना होनी चाहिए, तो विश्वनाथ कहते हैं कि ये तर्कसंगत बात नहीं है। यदि काव्य में दोष है तो वो दोष तो रहेगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि वह निकृष्ट कोटि का हो जाएगा। इस बात को समझाते हुए आचार्य विश्वनाथ एक बड़ा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि यदि किसी घोड़े की पूंछ कट जाए तो क्या वह घोड़ा नहीं रहेगा? घोड़ा तो रहेगा ही। तो अगर काव्य में दोष है तो भी काव्य तो रहेगा ही, भले ही वह निकृष्ट कोटि का या हीन काव्य हो जाए। लेकिन विश्वनाथ का यह आक्षेप सर्वथा उचित है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी दोष समान नहीं होते। रस के दोष ही काव्य में मुख्य होते हैं, शब्द दोष और अर्थ दोष तो मायने रखते ही नहीं हैं। और रस दोष जो है वह काव्य के परिपाक में या रस परिपाक में मुख्य बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए रस दोष का परिहार काव्य में जरूरी है। आचार्य मम्मट शायद ये कहना चाहते थे कि रस दोष तो काव्य में नहीं होने चाहिए। छोटे दोष भले ही रहे हों लेकिन रस दोष नहीं होने चाहिए। सगुणों के संबंध में विश्वनाथ की आपत्ति है। जो सगुणों शब्द था उसके संबंध में विश्वनाथ की आपत्ति है कि गुणों के रहने से काव्य की उपादेयता बढ़ती है और ना रहने से घटती है। भाई गुणों का इतना महत्व है कि गुण अगर होंगे तो काव्य का उपयोग बढ़ेगा और गुण नहीं होंगे तो काव्य की उपादेयता यानी उसको कोई उपादेय नहीं रहेगी, उसकी उपादेयता बढ़ जाएगी, घट जाएगी। गुण के अभाव में काव्यत्व की समाप्ति नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि सगुणों शब्द जो कहा उन्होंने तो इसका मतलब गुण सहित होने चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। गुण केवल काव्यत्व में अभिवृद्धि कर सकते हैं लेकिन काव्य खत्म नहीं हो सकता गुणों के अभाव में। यह मनुष्य विद्वान है। इस वाक्य में मनुष्य में विद्वत्ता गुण वर्णित है। विद्वत्ता की स्थिति में मनुष्य में मनुष्यता की स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है। वो कह रहे हैं कि विद्वत्ता की स्थिति मतलब मानव तो रहेगा ही, मानव तो रहेगा ही। विद्वत्ता क्या है? विद्वत्ता उसका गुण है, वो उसकी उपादेयता को बढ़ा सकती है। उसी प्रकार से काव्य में गुण काव्य की उपादेयता तो बढ़ा देंगे लेकिन गुण ना होंगे तो काव्य तो रहेगा ही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मनुष्य में अगर विद्वान वह नहीं है, वह विद्वान नहीं है तो मनुष्य तो रहेगा ही, बल्कि उसके आदर सत्कार बस। विद्वत्ता क्या काम करती है? विद्वत्ता इतना ही काम करती है कि किसी विद्वान आदमी का मान सम्मान बढ़ जाएगा, उसका आदर सत्कार में अभिवृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से गुण अगर होंगे तो काव्य में अभिवृद्धि हो सकती है, बाकी काव्य तो काव्य रहेगा ही। अतः सगुणों पद को लक्षण के अंदर रखना ठीक नहीं है। विश्वनाथ कहते हैं कि सगुणों शब्द जो है वो काव्य लक्षण में नहीं रखा जाना चाहिए। यद्यपि विश्वनाथ के तर्क में अव्याप्त बल है। विश्वनाथ ने जो तर्क दिया है वो भाई बात तो सही है, फिर भी मम्मट के समर्थकों का कहना है कि सगुणों में मम्मट का अभिप्राय था सरसो तथा गुणाभिव्यंजको, यानी सरसो का अर्थ आगे देखिए क्या कहते हैं कि ध्वनि काव्य के 3 भेद होते हैं। एक तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। सगुणों का सरसो अर्थ करने से रस का ध्वनि का काव्य तो सिद्ध हो जाता है। शेष 2 भेद भी काव्य तब कहलाएंगे जब वे गुणा व्यंजक सुधार से युक्त हो। मम्मट के समर्थक ये कहते हैं
कि रसगत ध्वनि से तो चलो अगर रस में कोई दोष नहीं है तो काव्य हो जाएगा, लेकिन दो और जो भेद हैं काव्य के, अलंकार काव्य और रस काव्य नहीं वस्तु काव्य, वो भी तभी महत्वपूर्ण होंगे या वो भी तभी अच्छे होंगे जब उनमें गुण हो। तीसरे विशेषण, हाँ, इसी प्रकार गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य में गुणों का होना आवश्यक है। भाई ध्वनि संप्रदाय ने गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य बताए थे काव्य के भेद, एक तो ध्वनि काव्य, एक गुणीभूत व्यंग्य और एक चित्र काव्य। तो ध्वनि काव्य में तो गुणों का होना अनिवार्य है ही है, उसके साथ साथ गुणीभूत व्यंग्य काव्य यानी उससे हल्का काव्य और चित्र काव्य जो होता है उसके अंदर भी गुण तो होने ही चाहिए। और तीसरा, मम्मट की परिभाषा में तीसरा शब्द है अनलंकृति पुनक्वापी। इसको लेकर भी आचार्य जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने पर्याप्त आलोचना की है मम्मट की। जयदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति काव्य के शब्दार्थ को अलंकार विहीन मानता है वह अग्नि को उष्णता विहीन क्यों नहीं मानता। जयदेव तो कहते हैं कि काव्य में शब्द और अर्थ होते हैं, वो अपने आप में अलंकार ही है, अलंकार कैसे नहीं है। तो इसलिए अलंकारों की अलग से क्या आवश्यकता है। वस्तुतः आचार्य जयदेव ने मम्मट के अभिप्राय को ठीक से नहीं समझा। अनलंकृति से अभिप्राय अलंकारों के सर्वथा अभाव से नहीं था। भाई अनलंकृति का मतलब मम्मट ने ये कहा था कि अलंकार होने आवश्यक हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हो तो काव्य काव्य तो रहेगा ही। अभी तो अलंकारों की स्फुटता से था। मम्मट का ये कहना था कि अनलंकृति का मतलब, मम्मट का ये था कि अलंकार नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं था कि अलंकार में स्फुटता नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि उलझे हुए अलंकार जो है उनकी भरमार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वनाथ का भी कहना है कि गुणों के समान ही अलंकारों का भी काव्य में उत्कर्षक भाग है। विश्वनाथ भी कहते हैं कि काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण होते हैं, तो अलंकार विहीन कविता कैसे हो सकती है, ये मम्मट ने कैसे कह दिया। अतः इस शब्द को काव्य के लक्षण में स्थान नहीं देना चाहिए। वो स्पष्ट कहते हैं कि अनलंकृति पुनक्वापी शब्द को काव्य के लक्षण की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। आचार्य जगन्नाथ को मम्मट के इस काव्य लक्षण में शब्दार्थो शब्द पर भी आपत्ति है। वो कहते हैं शब्दार्थो शब्द जो इस्तेमाल किया है मम्मट ने वो भी आपत्तिजनक है। उनके अनुसार शब्द ही काव्य है, न कि शब्द और अर्थ दोनों। आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि शब्द ही काव्य होता है, शब्द और अर्थ दोनों काव्य नहीं होते, क्योंकि मूल चीज शब्द होती है, अर्थ तो उससे निकलता है। फिर मम्मट का काव्य लक्षण बहुत प्रसिद्ध रहा। संस्कृत में आचार्य मम्मट के ही काव्य लक्षण पर अधिकता से अनुसरण हुआ। सभी आचार्यों ने आलोचना तो की, लेकिन माना भी उसी को। आचार्य हेमचंद्र, विश्वनाथ, अवाग भट्ट आदि विद्वानों ने इन्हीं का अनुकरण करके अपने अपने काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। समन्वय आदि आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को महत्व सभी ने दिया है, वो बात अलग है कि आलोचना की है, लेकिन वे सारे के सारे आगे उसी के ऊपर चले हैं। अब बात करें कि इन्होंने आलोचना की तो फिर कहा क्या। मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करके विश्वनाथ ने अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत किया। विश्वनाथ ने भी अपना एक मत दिया और कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वह वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। वह वाक्य जिसकी आत्मा रस है या रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये कहना चाहते हो। विश्वनाथ ने आनंदवर्धन, कुंतक और मम्मट जैसे सुविख्यात जो काव्य आचार्य थे उनके लक्षणों का खंडन तो कर दिया, और खंडन करके एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। इस लक्षण में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस शब्द से न केवल रस का ही आभास होता है, अपितु रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति, आठों तत्वों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उन्होंने रस और उसके अवयवों की परिधि में सीमित वाक्य को काव्य कहा है, और कह दिया कि रस और रस के जो अवयव हैं, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव सबलता, भाव संधि या भाव शांति, इसकी परिधि में जो रचना होगी वही काव्य कहलाएगी। ध्वनि रूप उत्तम काव्य के प्रमुख भेद रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार कर विश्वनाथ ने भरतमुनि से लेकर अपने तक चले आ रहे इस रस के प्रति समादर भाव को काव्य लक्षण में स्थान देकर काव्य शास्त्रियों के मर्म को छूसा लिया।
यानी रस को उन्होंने, आचार्य भट्ट ने सबसे पहले रस सिद्धांत की व्याख्या की थी और उसके बाद अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति संप्रदाय न जाने कितने आए। लेकिन एक बार विश्वनाथ ने फिर रस को ही जो है काव्य की आत्मा मान लिया और ये कह करके उस समय के जो काव्य शास्त्री थे उनके मर्म पर करारी चोटें की। उनके इस काव्य लक्षण में रसात्मकता का जो उल्लेख हुआ है, निसंदेह उसमें गुण तथा अलंकार की सहितता का समावेश प्रकारांतर से हो गया है। यानी वो रसात्मक वाक्य काव्य बताते हैं तो कोई भी वाक्य रसात्मक तभी होगा जब उसमें गुण होंगे और अलंकार होंगे, तो अपने आप ही शामिल हो गई ये चीज़ें। मम्मट के काव्य लक्षण में रस का जो उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से था, मम्मट ने भी अपने काव्य में रस का उल्लेख तो किया ही था। भी वो कहते हैं कि गुण सहित और दोष रहित, तो यहाँ भी वही बात है, अपने आप रसीला रसात्मक वाक्य हो जाएगा। परंतु विश्वनाथ के इस काव्य लक्षण को भी आदर्श काव्य लक्षण नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पहला दोष तो ये है कि उस शब्द में काव्य के कि रस शब्द में काव्य के समतत्वों और काव्य रूपों का समावेश नहीं हो पाता। जिस रस की वो बात कहते हैं उसमें काव्य के सारे रूप नहीं आ पाते, जैसे वस्तुगत ध्वनि, अलंकारगत ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य और रसवत आदि अलंकारों को रस शब्द अपने में अंतर्भूत करने में पूर्णतः असमर्थ है। ध्वनि काव्य में ध्वनि के 3 भेद किए थे वहाँ, कि कविता 3 प्रकार की होती है, गुणीभूत व्यंग्य भी होता है, चित्र काव्य भी होता है, तो वो इसमें समाविष्ट नहीं हो सकते। अतः ये लक्षण ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद रस का परिपोषक होता हुआ भी अव्याप्ति दोष से दूषित है। यानी एक ही बात करता है, ये पूरी बात नहीं करता। संभवतः विश्वनाथ को रस के अतिरिक्त से सभी प्रकार के काव्यों को या काव्य के सभी प्रकारों को गौण मानना अभिष्ट होगा, जो किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। यानी भाई विश्वनाथ ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस काव्य में केवल रस है या जिस कविता में रस है वही कविता है। अलंकार युक्त कविता कविता नहीं है, गुण युक्त कविता कविता नहीं है, तो ये जो है वह उचित बात नहीं है। इस काव्य लक्षण में एक अन्य दोष ये भी है कि वाक्य पदोच्चय का नाम है। यानी वाक्य जो होता है वो एक शब्द नहीं होता, वाक्य में पदों का एक क्रम होता है। अतः इस प्रकार विश्वनाथ शब्द को ही काव्य शरीर मानने के समर्थक हैं। शब्द को मानते हैं, वो पूरे वाक्य को नहीं मानते। उनका ये दोष भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शब्दार्थ को वो समुचित समान आदर नहीं देते, वो केवल शब्द को आदर देते हैं, शब्दार्थ को आदर नहीं देते। और ये उनकी सबसे बड़ी कमी है उनके परिभाषा लक्षण की। यानी शब्दार्थ, शब्द किसी भी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन विश्वनाथ केवल शब्द के ऊपर बल देते हैं। और एक अन्य दोष ये भी कहा जा सकता है कि ये काव्य लक्षण पूर्ण काव्य लक्षण है नहीं है, पूर्ण काव्य लक्षण नहीं है, व्याख्यापेक्ष है। इसकी व्याख्या की जानी आवश्यक है, इसकी और व्याख्या की जाए तो शायद कुछ इसमें से और निकल करके आए। और हम बात करेंगे संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम प्रसिद्ध काव्य शास्त्री पंडित जगन्नाथ की, और ये अगली क्लास में।